हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके तहत आपको बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है, जिसकी क्लासेस रात के 8 बजे यूट्यूब पर होती हैं। अभी जो हमारी क्लासेस हो रही है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है और एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका क्लास 12 का भारतीय समाज का चैप्टर नंबर 3 हो रहा है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो है आपका सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स में देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे कौन से बात बोली गई है, क्या डाटा दिया गया, उसको हम लोग थ्योरी के माध्यम से कवर किए थे। और आज की क्लास में इसी टॉपिक से सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन से हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, तो जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कांटेक्ट करके बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल्स और साथ ही साथ एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे डेली टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ आपको पेड ग्रुप का ही पेमेंट करना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग को समझना होता है कि जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या बोलिए जो संस्थाएं हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसका बात कर रहे हैं? भारतीय समाज का बात कर रहे हैं। तो भारतीय समाज के अंतर्गत आपका जजमानी व्यवस्था, पंचायती राज, आपकी जाति प्रथा, जो कृषि से रिलेटेड जितने आंदोलन हुए हैं वो, ठीक है, प्रभु जाति क्या होता है, प्रबल जाति क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो कैसे क्वेश्चंस जो हैं इससे निकल के आते हैं, उसी को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्थान द्वारा किया गया। जो सघन कृषि जिला कार्यक्रम है ये किनके द्वारा किया गया है? एक्शन एड फाउंडेशन के द्वारा, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन। तो IADP का जो पर्यवेक्षण यानी जांच जो है ये आपका फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी संस्था के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कृषक समाज के बारे में। तो यहाँ पे कथन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। पहला है कि टी सनीन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। यानी कि कृषक समाज की जो अवधारणा की 4 विशेषताएं वो टी सनीन ने दी है। नेक्स्ट है कि आंद्रे बतेई ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो कौन सा सही यहाँ पे आपको पूछ रहा है? तो इसमें बोला जा रहा है कि दोनों ही सही है। तो एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो टी सनीन थे इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा की 4 विशेषताएं बताई थी और आंद्रे बतेई ने कृषक समाज की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 3 विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IADP ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका 1964 में शुरू किया गया था IADP, जिसका कि मूल दर्शन यह था कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में गहन तरीके से वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि के विकास पर बहुत अधिक जोर दिया जाए। अर्थात जो जहाँ पे खेती की संभावना प्रबल है, जहाँ पे खेती अच्छी होगी, वहाँ पे हम लोग वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीकों का यूज़ करते हुए कृषि को और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था। राम राज्य कि ग्राम पंचायत जो होगा वो राम राज्य का होगा, ये किनके द्वारा माना गया था? आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ग्राम पंचायतों को राम राज्य का आदर्श महात्मा गांधी जी के द्वारा माना गया था।
वे बोलते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसे सभी सरकारी गतिविधियों के केंद्र में सुशासन को विचार में रखने के साधन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम का राज्य एक आदर्श राज्य था, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होगा वो भी एक आदर्श होगा। क्योंकि देखिए, ग्राम पंचायती या बोलिए पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि जो छोटी मोटी उस प्रकार की घटनाएं हैं जो उसको बाहर ना जाके ग्राम पंचायतों के अंदर ही सॉल्व किया जाए। तो जो पंचायत के सदस्य होंगे वे एक आदर्श प्रतिरूप के रूप में, यानी जैसे भगवान राम एक आदर्श थे, उस हिसाब से वो चीज़ों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की है। तो परजीवी जमींदारी पे बीजे मूरेदी के द्वारा चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। और ये जो व्यवस्था है ये कब कहाँ की गई है। तो बोला जा रहा है पंचायती राज के जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, और यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है। और पंचायती राज व्यवस्था के अगर प्रणेता के रूप में बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। ग्रामीण समाज की विशेषता की बात नहीं की जा रही है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते कि विशेषताएं इसकी कौन कौन सी है। तो जीवन यापन जो इसका होता है जो वो किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्रामीण समाज का जो जीवन है वो सरल होता है। यहाँ पे आपको गतिशीलता का अभाव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो संबंध है वो प्राथमिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, ये सही नहीं होगा, क्योंकि सही नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, कृषि मुख्य व्यवसाय, संयुक्त परिवार एवं जाति प्रथा, जजमानी प्रथा एवं ग्राम पंचायत, सामाजिक समरूपता, प्रथाओं और धर्म का महत्व, आत्मनिर्भरता और अशिक्षा एवं स्त्रियों की निम्न स्थिति, ये सब जो ग्रामीण समाज की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलन के अध्ययन से संबंधित है। कृषक आंदोलन से कौन रिलेटेड है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है AR देसाई, केल्विन गॉफमैन, DN धनागरे, यह सभी। तो ये तीनों ही जो है ये कृषक आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, टालकट पार्सन्स जी को दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित किए थे, और इसको सिद्धांत को उन्होंने परिभाषित भी किया था। और इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत है ये कहाँ पे दिया था, तो इनकी जो पुस्तक थी द सोशल सिस्टम, इसमें वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है। तो पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में जजमानी व्यवस्था की बात कर, देखिए यहाँ पे जजमानी व्यवस्था आया है तो वाइजर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने ही किया है। तो कार्ल पोलानी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कार्ल पोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है। तो मार्शल मैक्लुहान किससे थे, वो ग्लोबल विलेज से रिलेटेड थे, वैश्विक ग्राम से रिलेटेड थे, ये उनका कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनियल थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। तो डैनियल थार्नर की जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, एग्रियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने भारतीय समाज के जातिगत संस्करण तथा उसके संबंधी मूल्यों को स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की थी। यही कारण है कि जो सरकार थी वो भूमि सुधार के लिए एक ऐसी व्यापक नीति पर विचार कर रही थी, जिससे क्या हो गया कि जो बड़े भूस्वामी थे उनके द्वारा जो छोटे किसान या जो भूमिहीन कृषक थे, जो श्रमिक थे, उनको उनके योग्य कृषि योग्य भूमि की सुविधाएं प्रदान की जा सके। और डैनियल थार्नर ने ही ग्रामीण जाति व्यवस्था के वर्ग स्वरूप की व्याख्या की है।
टर्नर ने ग्रामीण समाज के 3 वर्गों की बात करते हैं। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? मालिक, किसान एवं मजदूर। आपको ऐसे भी पूछ दे सकता है कि डैनियल टर्नर ने ग्रामीण समाज के 3 वर्ग कौन कौन से बताएं। तो वे 3 वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? मालिक, किसान और मजदूर। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? तो डैनियल टर्नर हो जाएंगे। कितने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए? यूपी पीजीटी 2021 में, 16 में, यूजीसी नेट में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीडीसी लेक्चरर में। तो ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया है? तो ये किनके द्वारा चलाया गया है? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 में उन्होंने इसको आरंभ किया था। कहाँ से किया था? तो हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रदेश से उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कथन और कारण दिए गए हैं। बोल रहा है कि कथन की IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। कथन यह है कि यह एक साख है, क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए सही है या बी से आर सही है? ये चीज़ को बात करनी है। तो देखिए, बोल रहा है कि IRDP जो है ये दोनों ही सही है। ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में प्रारंभ किया गया था और ये भारत सरकार का एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका कि उद्देश्य क्या था कि जो गरीब ग्रामीण परिवार है उनको स्वरोजगार प्रदान करना, और ये एक साख यानी क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। तो इसलिए इसके दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने अवधारणा में क्या बताया है कि जो अत्यंत छोटे गांव हैं, जो लोक समाज है और जो विशाल नगर के बीच एक निरंतरता होती है, लोक समाज और नगरीय समाज इस निरंतरता के 2 छोर है, 2 किनारे हैं और इन दोनों के बीच भी ऐसे कई गांव और नगर होते हैं जो दोनों की विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। मतलब कुछ होते हैं, एक छोर पे क्या है, बहुत ही छोटा गांव है जिसको कि लोक समाज बोला जा रहा है, ठीक है, और एक छोर पर क्या है, आपका विशाल नगर है और उसके बीच में भी आपको बहुत सारे गांव देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला जा रहा है कि हरित क्रांति केवल HYV वीजों के उपयोग में ही नहीं थी, यह एक पैकेज था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है तो इसमें से आपको सही कथन का चयन करने के बोला जा रहा है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। क्या इसका है एक्सप्लेनेशन? हम देखते हैं कि हरित क्रांति के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है। 1960 में कि उसके बीच में जो मध्यकाल था उसमें जब देश में अकाल की स्थिति बन गई थी, तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए थे और अपनी उत्पादक क्षमता को उन्होंने और ऊंचा बनाया था। तो ये हाइब्रिड जो बीजें थी जिसको कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बोला जाता है, जो HYV इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक जो बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और ये पैकेज के तौर पर इसको प्रयोग किया गया था, जिससे जो खेती थी उसमें बढ़ोतरी हुई, फसल भी ज़्यादा होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनियल टर्नर ने स्वाधीनता के बाद कौन सा कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? तो डैनियल टर्नर जो थे वो मालिक, किसान और मजदूर वर्गों का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? तो श्रमिक वर्ग का आंदोलन ये नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। क्या कि समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रिक प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना का मनोभाव। ठीक है, जिसका कि मतलब क्या हुआ कि संबंध की भावना अर्थात सदस्यों के बीच हम की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिहार पीजीटी के लिए आपका
बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? सुरजीत सिन्हा जी के द्वारा। सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है, पूछा जा रहा है। तो भूमिज जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य का जो मॉडल है उसको वर्णन किया है? तो देखिए, सुरजीत सिन्हा जो थे वो जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया के बारे में व्याख्या करते हैं और इसके लिए उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? तो जनजातीय जातीय सातत्य, ये इनका कीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया था? तो सुरजीत सिन्हा ने जनजाति को लिया था, जाति को लिया था, कृषक को लिया था, लेकिन वे परिवार को नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? जो जनजातियां हैं उनको सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान होनी चाहिए, तो ये सुरजीत सिन्हा का मानना था। नेक्स्ट है सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः कि निम्न में से किस पर आधारित था? तो उनका जो कार्य था वो किस पे था? जनजाति जाति सातत्य पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किनका अध्ययन सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया था? भूमिज, भील, उड़िया या मारिया गोंड? तो सुरजीत सिन्हा ने भूमिज और आपका मारिया गोंड, इन दोनों जनजातियों को वे अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया था? तो मैकिम मेरियट जो थे उन्होंने किशनगढ़ी गांव का उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? तो मैसूर के जनपद जो रामपुरा ग्राम था उनका अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे उन्होंने इसका वर्णन किया था? तो इनकी जो पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है? तो गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा आपका? भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व विकास और ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए? तो ये एप्पलबी PH ने ये सुझाव दिया था, ठीक है, कि लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। किसको? तो पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट है कि भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? तो नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में। तो D.N. धनागड़े ने इसका किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया था? तो D.N. धनागड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था? तो ये तेलंगाना आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये सुझाव दिया था। कहाँ पे? तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाते हैं? तो कौन? A.K. शरण हो जाएंगे, जो परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लेकर आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का सही क्रम करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखना होगा कि भारतीय ग्रामीण समाज पर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जैसे एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेजेस, द रिमेम्बर्ड विलेजेस। आपको जो मैं पेड ग्रुप पे नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें भारतीय ग्राम से लिखित भी आपका जितना भी पुस्तकें हैं उसका भी PDF में आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। तो एन इंडियन विलेज 1955 में S.C. दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958 में S.C. दुबे। ए राजस्थान विलेज ब्रिजराज चौहान। ए रिमेम्बर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विशेषताएं संचयी विशेषताओं से बिखरी विषमताओं के रूपांतरित हो गई हैं। तो ये आंद्रे वेटेक जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संगठक नहीं था। तो ग्राम समुदायों का समेकन ये नहीं था। नेक्स्ट है, झूमकेती की क्या विशेषता है। तो ये सरल समाजों में देखने को मिलती है। पॉलिश कृषकों का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था। तो थॉमस और नैनकी जी के द्वारा। उनकी पुस्तक द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका में उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्न में से क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। इन्होंने भारत में परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है, जो कि प्रत्येक को ग्रामीण और शहरी संदर्भ में परिवर्तन का मूल्यांकन करना है। तो क्या है ये 6 स्तर। शास्त्रीय परंपराएं, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, स्थानीय परंपराएं, पश्चिमी परंपराएं या सामाजिक समूहों के स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपराएं। नेक्स्ट है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। ये कौन क्या करती है। तो प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता की मांग के बारे में बात करती है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक संयुक्त युग्म का चुनाव कीजिए। जो 73वां संविधान संशोधन है, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण, निर्णयन में ग्राम सभा सम्मिलित करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम, ये सभी चीज़ों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, जो खाप पंचायत है वो कहाँ पे होती है। तो खाप पंचायत जो है ये हमें हरियाणा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है। तो ये ग्रामीण समाज की है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की अनुशंसा कहाँ पे की गई थी, किसमें। तो पंचायती राज की जो अनुशंसा है ये बलवंत राय मेहता समिति में 1957 में की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका नाम क्या है। तो उसे हम ग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।